हेलो, नमस्ते और सलाम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अली और ये वीडियो बना रहा हूं ताकि कुछ कॉमन कोविड-19 वैक्सीन के मिसकंसेप्शंस मैं दूर कर दूं। कौन हूं मैं? एक मेडिकल फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूं मैं, डेंटिस्ट हूं, स्पेशलाइज करता हूं एक फील्ड में जिसका नाम है ऑर्थोडोंटिक्स। तो एक एवरेज पर्सन से कुछ हद तक बेहतर मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है मेडिकल इश्यूज़ की। तो एक जिम्मेदारी के नाते ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे दुख होता है जब किसी को इग्नोरेंस यानी कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ नुकसान होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये समझ ले किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं और उसे पता नहीं कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है और उस नॉलेज नहीं रहने की वजह से उसका नुकसान होता है। तो और एक एग्जांपल ले लें, जैसा कि डायबिटिक अल्सर एक चीज़ होती है, पैर में होता है अक्सर। तो वो अगर सही वक्त पे उसका इलाज नहीं करे तो एम्पुटेशन करने की नौबत आ जाती है। तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी गंभीरता की, तो उसका नुकसान होता है। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख मुझे तब होता है जब कोई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी का नुकसान आता है। यानी कि आजकल के ज़माने में जितनी आसानी से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे ज़्यादा आसानी से मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लोग कुछ ना कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, जिससे नुकसान हो सकता है किसी का। जैसा फॉर एग्जांपल आप देख लें कि रिसेंटली एक वायरल हुआ था कि किसी ने कह दिया कि नेबुलाइज़र की जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह नेबुलाइज़र यूज़ कर दे। तो वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से कितनों का नुकसान हो सकता है। तो रीज़न मेरा यही है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन से किसी का नुकसान ना हो। तो थोड़े से क्लैरिफिकेशंस कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड्स होते हैं या फिर जो है सो जो लोग मुझे कहते हैं कि उनके कंसर्न्स वैक्सीन के बारे में। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसके क्लैरिफिकेशन दूर करूँ और आप लोग को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दूँ कि ये कोविड-19 की वैक्सीन क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन क्या चीज़ होती है। वैक्सीन बस बॉडी को हमारे तैयारी देना होता है कि कोई बीमारी के अगेंस्ट जंग लड़े। यानी उसे ट्रेन करे बॉडी को कि ये आपका दुश्मन है, इससे आप तैयारी कर लें लड़ने के लिए। अब जैसा फॉर एग्जांपल आपको नींद में से उठाकर लेके जाकर एक एग्ज़ाम में बिठा दिया जाता है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो क्या आप वो एग्ज़ाम अच्छा लिख पाएंगे? क्या आप सफलता हासिल कर पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल, क्योंकि आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं की है। और अगर आपको कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन पेपर दे दिया जाता है हाथ में और कह दिया जाएगा कि कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम है और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आप आसानी से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे और आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो सिमिलरली आपकी बॉडी को हम वैक्सीन द्वारा तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और वो एग्ज़ाम है कोविड-19। इन केस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, यानी कि सिंपल अल्फाज में वैक्सीन इज ट्रेनिंग बॉडी के वो बीमारी के अगेंस्ट लड़े। तो कुछ कई फॉरवर्ड्स ऐसे आते हैं जो क्लेम्स करते हैं कि वैक्सीन से आज तक किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बीमारी को उसने मदद नहीं की। तो एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स के नाम से, जो कि वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी सफलता रही है आज तक दुनिया में। तो ये इतनी बीमारी पुरानी भी नहीं है कि इसके बारे में फ़ोटोग्राफ्स और इसके बारे में डेटा और डिटेल्स नहीं है। वो उतनी पुरानी बीमारी नहीं है, सिर्फ 1980 में हमने इससे जीत हासिल की है। तो और आप अगर जाके गूगल पे ही सर्च कर ले कि इसके जो दृश्य है, जो फोटोग्राफ्स है इस बीमार की, तो दिल दहलाने वाले फोटोग्राफ्स है इसके। तो इसमें मोस्टली जो है सो इसका मोर्टेलिटी रेट है 30%, यानी 100 लोग को अगर ये बीमारी होती है तो 30% लोग मर जाते हैं, और 65 to 80% ऑफ जो बच जाते हैं उनको जो है सो स्कार्स हो जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं चेहरे पर ख़ास तौर से। तो आप जाके देखें कि जो है सो कैसे लोग परेशान थे इस बीमारी से और कैसे वैक्सीनेशन के द्वारा हमने इस बीमारी से जीत हासिल की है। तो
एक बेसिक हिस्ट्री मैं बता दूं वैक्सीनेशन की कि एडवर्ड जेनर जिन्हों को माना जाता है पायोनियर वैक्सीनेशन का। तो एक बहुत फेमस हिस्सा है स्मॉल पॉक्स का ही है कि जब 1796 में के वो टाइम पर स्मॉल पॉक्स बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बीमारी थी। तो एक ऑब्जर्वेशन होता था कि जो गाय का जो दूध निकालते जो मेड्स रहते थे, मिल्क मेड्स, उन लोग को जो है सो ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती थी। तो ये कहते थे कि जो है सो इनको कुछ इम्यूनिटी रहती थी। तो ये थियरी को टेस्ट करने के लिए एडवर्ड जेनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बीमारी थी कव पॉक्स नाम की। तो थियरी ये थी, ऑब्जर्वेशन ये था कि कव पॉक्स अगर किसी को हो जाता है तो उसे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि कव पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई सिमिलर है, रिलेटेड है। तो इस थियरी को टेस्ट करने के लिए एडवर्ड जेनर ने किया ये कि एक जो कॉपॉक्स की जो बीमारी थी, एक जो लेडी जिसको हुआ था उनके पास से जो उसके जो पस होता था, जो उसके जो लीजन्स होते थे, उसमें से वो लेके एक लड़के को दिया ताकि उसको फिर कॉपॉक्स हुआ। और कॉपॉक्स ऐसी बीमारी नहीं है कि जानलेवा हो, बिल्कुल एक माइल्ड फीवर सा आता है और जो इजीली इंसान रिकवर हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के लीजन से फिर वो लड़के को इंट्रोड्यूस किया स्मॉल पॉक्स, पर वो लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसी तरह से इन्होंने डिस्कवर किया कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन। तो आज की तारीख में तो ऐसा कुछ करना इज हाईली अनएथिकल, पर वो ज़माने में ये डिस्कवरी ऐसे हुई थी। तो चलते हैं मिसकंसेप्शन की तरफ कि एक एक मिसकंसेप्शन जो मुझे कॉमनली दिखता है, कोशिश करता हूँ उसके क्लैरिफिकेशन देने के। तो सबसे पहला ये जो मिसकंसेप्शन है कि भाई कोविड वैक्सीन बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट है, हम पर ये जो है सो हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, एक बात तो ये है कि एक नॉर्मल वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं, पर अगर हम उतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जंग अब लड़ हो रही है कोविड के अगेंस्ट, तो हम 4-5 साल अगर वेट करेंगे कि एक सोल्यूशन, बहुत ही इफ़ेक्टिव सोल्यूशन निकालने के लिए, जब तक हम ये इससे जो नुकसान हो जाएगा हमारे इंसानों की जानों का, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमने फास्ट ट्रैक ज़रूर किया है इस वैक्सीन को, लेकिन वो सारे 3 ट्रायल्स कंडक्ट हुए हैं, उसका डेटा रिलीज़ हुआ है, ठीक है, और उसमें पता चला है कि 60 टू 95% इफेक्टिव वैक्सीन है वो, यानी 60 टू 95% एफिकेसी, विच मीन्स के 60 टू 95% लोग को नहीं होगा कोविड अगर वो वैक्सीनेटेड है। एंड रीजनेबल सेफ्टी, रीजनेबल सेफ्टी क्या चीज़ होती है? कोई वैक्सीन 100% सेफ नहीं होती है, कोई इनफैक्ट कोई भी चीज़ 100% सेफ नहीं होती है। अब आप ये डेटा देखें कि हर साल खाते वक्त, भोजन करते वक्त 5,000 लोग मर जाते हैं हर साल अमेरिका में। तो क्या हम खाने को डेंजरस एक्टिविटी समझे? आपको बेनिफिट्स और रिस्क दोनों मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जब हम कार में बैठते हैं तो उसकी 100% गारंटी नहीं होती है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इनफैक्ट 2019 में इंडिया में 1.5 लाख लोग मर गए गाड़ी चलाते वक्त। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दें, हर चीज़ में रिस्क होता है। तो वैक्सीन में भी रिस्क है, तो उससे हम 100% सेफ्टी डिमांड करना इज़ नॉट रीजनेबल। हम रीजनेबल सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। तो और अभी तक जो भी डेटा हमारा रिलीज हुआ उसमें ये रीजनेबल सेफ्टी बताता है। नेक्स्ट, दूसरा एक क्लेम होता है कि कोविड वैक्सीन इनएफेक्टिव है, क्योंकि कई लोग को कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर कराने का फ़ायदा ही क्या है?
तो ये कॉमन जो है सो क्लेम है। तो एक सबसे पहली चीज़ तो कोविड जो वैक्सीनेशन का इफेक्टिवनेस है, ये दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो है सो पहली डोज लेने के बाद काफ़ी लोग बिल्कुल बेलगाम पंछी की तरह उड़ना शुरू कर देते हैं और कोई सेफ्टी मेजर्स लेना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो आप बिल्कुल फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में अगर आप रिस्क लेते हैं और आपको एक्सपोजर होता है तो देन पूरा चांसेस है आपको कोविड आने का। पहली तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रिवेंशन है, ये सिर्फ 60 to 95% लोग में काम करता है फॉर डिफरेंट वैक्सीन्स। ठीक है, यानी कि अगर कोविशील्ड का हम इफेक्टिवनेस ले ले, जो हम ऑक्सफोर्ड की जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है इंडिया में, तो 70% है। तो यानी कि 100 लोग में से 70% लोग को कोविड-19 नहीं होगा, पर 30 लोग को तो होगा। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि भाई कुछ लोग को वैक्सीन कराने के बावजूद कोविड-19 होगा। तो फिर सोचने की बात यह है कि भाई 30% भी तो काफ़ी लोग हैं, तो फिर इतना जब रिस्क है तो क्यों मैं वैक्सीन लूँ। तो इसमें जो है से इम्पोर्टेंस ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंशन कितना हो रहा है। यानी कि अगर वो 100 में से 30 लोग को कोविड-19 पॉजिटिव आता है बावजूद इसके कि उन्होंने वैक्सीन लगाई, तो उसमें से कितने लोग को हॉस्पिटलाइजेशन करने की नौबत आ जाए और कितने लोग मर जाए। तो अभी जो फेज 3 ट्रायल्स का डेटा मिला है हमें, मॉडर्ना का, फाइजर का, जे का और कोविशील्ड का, उसमें 100% हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंशन बता रहा है। ये है फेज 3 ट्रायल का डेटा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है? ब्रेक थ्रू केसेस, ब्रेक थ्रू हॉस्पिटलाइजेशंस और ब्रेक थ्रू डेथ्स। तो ब्रेक थ्रू केसेस यानी वो केसेस यानी जो कि दोनों डोज वैक्सीन लिए बाद भी उन्हें कोविड पॉजिटिव आया। ब्रेक थ्रू हॉस्पिटलाइजेशंस यानी वो बंदे जो कोविड-19 वैक्सीन लेने के बावजूद उनको पॉजिटिव भी आया और उनको हॉस्पिटल एडमिट करने की नौबत आ गई। और ब्रेक थ्रू डेथ्स यानी वो केसेस जो वैक्सीनेशन के बावजूद उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा और उनकी डेथ हो गई इवन आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैं बता चुका हूँ, ब्रेक थ्रू केसेस तो आ रहे हैं, पर ब्रेक थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन और ब्रेक थ्रू डेथ बिल्कुल इसका तो डेटा नहीं है। बट फेज 3 ट्रायल्स का जो डेटा इसमें तो 100% प्रिवेंशन रहा है, पर रियल वर्ल्ड डेटा का हमको वेट करना पड़ेगा। अब रियल वर्ल्ड डेटा क्या है हमारे पास इंडिया का? तो 10 करोड़ लोग पहला डोज ले चुके हैं कोविशील्ड का और लगभग 1.5 करोड़ लोग 2 डोज ले चुके हैं। तो उसमें से 2 करोड़ लोग में से सिर्फ 5,000 लोग का पॉजिटिव आया आफ्टर सेकेंड डोज। तो 0.03%, जो कि इज़ वेरी वेरी गुड। बट ये प्रॉबली ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डेटा शायद रियलिस्टिक ना हो, क्योंकि मतलब 2 करोड़ में से लोग सिर्फ 5,000 को पॉजिटिव आना इसलिए है क्योंकि शायद उन्हें सिम्टम्स आए और वो लोग टेस्ट करवाए। शायद मोर लाइकली जो प्रोपोर्शन पॉजिटिव रहेगा वो ट्रायल का जो हमें डेटा है यानी कि 80% या 90%, 70% उसके आसपास होगा। यानी कि 5,000 नहीं 50,000 लोग पॉजिटिव होंगे शायद। पर अगेन हॉस्पिटलाइजेशन कितने हुए? तो अभी आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ में से सिर्फ 5,000 ही पॉजिटिव आए हैं। तो दैट इज़ रियली रियली गुड। ठीक है, तो जैसा जैसा वक्त गुजरते जाएगा वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि कितने हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं, कितने डेथ्स हो रहे हैं। तो अभी तो रियल वर्ल्ड डेटा आया नहीं है। एक यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 87 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन हुआ है फुल्ली, और पॉजिटिव इसमें से 7,000 लोग आए हैं सिर्फ। यानी अगेन 0.09% इसका रिजल्ट निकलता है। अगेन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मोर लाइकली ज़्यादा है लोग पॉजिटिव, पर क्योंकि उन्हें सिम्टम्स नहीं है वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। और इसमें से ब्रेक थ्रू हॉस्पिटलाइजेशंस कुछ लगभग 500 यानी 7,000 लोग में से जिसको पॉजिटिव आया उसमें सिर्फ 500 लोग को एडमिट करना पड़ा है। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड अगेन।
तो अभी हमें और वेट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास पूरा डेटा आए सारी डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन्स का। तो लेकिन हमें इस सब का वेट नहीं करना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 इस पीक पर है, कितने लोग का नुकसान हो रहा है। यानी कि अब हमारे पास समझिए जंग लड़ने के लिए एक तलवार है, हमारे पास गन नहीं है, लेकिन हम गन आने का वेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो भी हथियार है उससे लड़ना चाहिए। कल के दिन 1 साल बाद शायद आपके पास गन आ जाए कोविड-19 के खिलाफ, जब हम आप गन से भी लड़ेंगे, उसके बाद शायद तोप आ जाए, तोप से भी लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो हथियार है उससे हमें लड़ना चाहिए। और एक मिसकंसेप्शन है कि मैं यंग हूँ, मुझे तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, मेरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो इजीली मैं रिकवर कर जाऊंगा, क्यों मैं वैक्सीन लगवाऊं। तो इसमें क्लैरिफिकेशन है। पहले मैं आपको डेटा बता दूं कि जो फर्स्ट वेव का जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है कि 53% लोग 60 प्लस एज ग्रुप में थे, जो जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, ये डेथ डेटा है। और 35% लोग जो 45 टू 60 ईयर्स की एज ग्रुप में है। 45 ईयर्स कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है दोस्तों। एंड 10% लोग 26 टू 44 एज ग्रुप में हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो यंग एज ग्रुप बिल्कुल ही बच गए हैं। तो आप देख सकते हैं 10% डेथ्स जो है सो ये यंग एज ग्रुप में थे। ये तो फर्स्ट वेव का डेटा है। सेकेंड वेव का तो डेटा हमारे पास अभी नहीं आया, पर यह है कि ऑब्जर्वेशन ये है डॉक्टर्स का कि यंग लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है सेकेंड वेव। और ये स्टेटमेंट कुछ 1-2 दिन पहले ही हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ जो कोविड-19 केसेस है, अब जो हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स यानी कि दिल्ली, यूपी, गुजरात, इसमें जो स्टेट्स में देख रहे हैं, तो मेजॉरिटी केसेस 15 टू 44 ईयर्स एज में देख रहे हैं। तो अब ये इस सेकेंड वेव में इफेक्ट भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं यंग, और उनमें डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट डेटा कितना है वो तो वक्त पे पता चलेगा हमें, लेकिन ऑब्जर्वेशंस तो यही है कि फेटल है इवन यंग एज ग्रुप के लिए ये सेकेंड वेव। तो और दूसरी आपको ये बात भी सोचना चाहिए, आप यंग होंगे लेकिन आपके माता पिता का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपके घर में ओल्डर लोग होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। तो आप अगर शायद रिकवर हो जाएं, पर अगर आपकी वजह से उनको इफेक्ट होता है तो फिर उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उनका आप ख्याल रखें। और एक चीज़, अगर आपको हो जाता है और आप हॉस्पिटल जाके रिकवर होते हैं, तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या चार्ज कर रहे हैं। वेरी वेरी हाई कॉस्ट फॉर कोविड पेशेंट के। जान बचा के तो आ जा रहा है, लेकिन लाइफ सेविंग्स लुट जा रही है लोगों की। तो वो है एक रीज़न। और एक रीज़न ये है कि अगर आप बच भी जाते हैं और आपका 20% लंग डैमेज हो जाता है, आपका 30% लंग डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस हो जाती है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो ये सारे रीजंस है कि आप ये ना सोचें कि मैं यंग हूँ और मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए। नो, अभी कुछ रूमर्स और है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो कि थोड़े से रिडिकुलस रूमर्स है, अनसब्सटेंशियल, मतलब बिल्कुल ही समझ के बाहर है, कि जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं अक्सर लोग। तो लेकिन उसके बारे में भी मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। एक ये है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी ही नहीं है, गवर्नमेंट है या कोई एलाइट अथॉरिटी है जो खाली ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि उनके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये जो क्लेम है, रूमर है कि भी बीमारी नहीं है, तो ये क्या है, जैसा फर्स्ट वेव हुआ था उसके बाद जब हमारे पास केसेस कम हो गए तो ज़्यादा लोग ये कहने लगे। अब सेकेंड वेव चल रहा है तो फिर ये लोग जो है सो कहीं ये इतना सुने में नहीं आता ये रूमर। फिर जैसा हमारे पास केस कम होंगे फिर लोग आ जाएंगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कोविड, ये तो सब बातें हैं। तो आपको ये डाउट है कि ऐसा कोई कोविड-19 ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है, तो आप एक बार गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल में जाके देख लें आज की तारीख में, या आप शमशान घाटों में ही देख ले कि कैसा बुरा हाल है। आप कितने
वीडियोस आ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग हॉस्पिटल एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दे रहे हैं और बेड के इंतज़ार में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। तो ये इस बात में यकीन करना कि कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग का देहांत हो रहा है। और लोग ये कहते हैं कि भाई ये रूमर इसीलिए फैला जाता है क्योंकि वैक्सीन्स को लोग बेचे, गवर्नमेंट बेचे, उनको फ़ायदा हो। तो आप इसका तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि वैक्सीन सारे या तो फ्री है या गवर्नमेंट अब बर्डन बेयर कर रही है, या फिर लो कॉस्ट पे गवर्नमेंट वैक्सीन दे रही है। तो उन्हें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है इसमें, उल्टा उनका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लोग मरते हैं तो गवर्नमेंट बदनाम होती है, लोग जिम्मेदार गवर्नमेंट को देंगे। और उन गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका पावर, उनकी सीट। वो अगर उसकी वजह से उनकी सीट चली आती है, लोग इलेक्शन में उनको वोट आउट कर देते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, बजाय इसके कि कुछ पैसा वैक्सीन से कमा लें। आपको डाउट होता है तो आप कोई भी गवर्नमेंट कोविड फैसिलिटी पे एक बार विजिट कर लें। ये जो डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे हैं उनसे एक बार बात कर लें कि भाई ये वाकई में रूमर है या फिर सच में कोविड है। आपको इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। और एक थियरी है, माइंड कंट्रोल वाली थियरी। सो इसमें लोग क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट या फिर कोई लोग कहते हैं बिल गेट्स जो है सो वैक्सीन में माइक्रोचिप्स डाल के लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो अगेन कॉन्स्पिरेसी थियरी है। तो बिल्कुल इसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। सबसे पहले तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे माइक्रोचिप के द्वारा माइंड कंट्रोल कर लिया जाए किसी का। और अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होती भी है तो ये माइक्रोचिप को शायद इम्प्लांट करना पड़ेगा ब्रेन में, ब्लड में इंजेक्शन देके वो ब्लड बैरियर क्रॉस करके आपके ब्रेन में घुस जाए माइक्रोचिप। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, और अगर किसी को अगर कोई ऐसा है भी कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती भी है तो उसके लिए कोई उन लोग को कोई नई बीमारी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हम लोग कितने वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो वैक्सीन लगाते हैं, MMR वैक्सीन लगाते हैं, और भी अनेक वैक्सीन लगाते हैं। उसी में वो अपनी माइक्रोचिप डाल दें। तो माइक्रोचिप डालने के लिए कोविड बनाए, कोविड बना के फिर आप वैक्सीन बनाए, इट डजेंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल अगेन बेसलेस थ्योरी है। प्लीज़ ऐसे बातों का विश्वास आप ना करें। और एक चीज़ कर सकते हैं आप, जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं उनसे एक बात कर लें कि क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, क्या उनको लग रहा है कि कोई और उनको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। एक थियरी है पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी कि इसमें लोग कहते हैं कि वैक्सीन इसलिए बनाई गई है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को मार दे ताकि वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले, या फिर उनको स्टेराइल कर दे, यानी कि रिप्रोडक्शन एबिलिटी उनसे छीन ले। तो अगेन इसका मैं क्लैरिफिकेशन ये देना चाहूँगा कि आज की ज़माने में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि कुछ ना करे। बीमारी ही ऐसी है कि आपको वैक्सीन दे के मारने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोग आप देख ले, आज के दृश्य देख ले, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के, कितने लोग बेड नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मर जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो सबसे आसान चीज़ यही है कि लोगों को अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो ये बीमारी ये इसका इलाज ही ना दे, वैक्सीन ना दे, राइट। या फिर आप दूसरे कंट्रीज़ में देख ले कि जैसे अफ्रीका में है, वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं और कॉमन डिजीज़ से, यानी सिंपल इन्फेक्शन से, मलेरिया से कितने लोग मौत हो जाती है। तो आप कुछ नहीं करें तो भी काफ़ी लोग मर जाएंगे। लेकिन उसमें WHO और दूसरे जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा काम करती है ताकि लोगों की जानें बचें। और अगर लोगों की रिप्रोडक्शन एबिलिटी ही छीनना है तो क्यों 45 to 60 ईयर्स एज ग्रुप को टारगेट करें। इनमें तो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी वेरी वेरी मिनिमल होती है, रेयरली ये एज ग्रुप में संतान होती है। तो ये एज ग्रुप को टारगेट करना कोई सेंस नहीं बनता। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में मोस्टली ये एज ग्रुप को ज़्यादा भी हो रहा था और ये एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने के लिए ही प्रेफरेंस थी।
तो इंडिया में अभी नॉर्मल एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना स्टार्ट होगा। तो इट डजेंट मेक सेंस कि उतनी ओल्डर एज ग्रुप को टारगेट किया जाए अगर एम ये था कि इन लोग को स्टेराइल कर दें। और एक क्लेम है कि वैक्सीन से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये लोग का जो काम ही नहीं करते। और कई लोग ऐसे क्लेम कर लेते हैं कि भाई वैक्सीन का काम करते तो प्रूफ बता दो। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। आपको मैंने स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया, तो 1980 में डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया कि भाई स्मॉल पॉक्स एरेडिकेटेड है। आज की तारीख में स्मॉल पॉक्स सिर्फ एग्जिस्ट करता है 2 लैब्स में दुनिया में, जहाँ पे उसका सिर्फ सैंपल बचा है। तो ये एक बहुत बड़ी मानवता की जीत रही है एक बीमारी से। और एक पोलियो से भी बहुत अच्छा हमने लड़ा है। आप सुने होंगे कैंपेन 2 बूंद जिंदगी के, ओरल ड्रॉप्स के द्वारा वैक्सीन दी जाती है। सिर्फ अभी एशिया में बचा है पोलियो, दूसरे सारे कॉन्टिनेंट्स पे इरेडिकेट हो चुका है। तो आपको बस इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, जानकारी ले लें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वैक्सीन से बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों का। और ये पोलियो जो है सो जब की जो वैक्सीन बनाने वाले जोनास साल्क है उनका नाम, तो जब वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, जब हर साल 45,000 केसेस होते थे अमेरिका में, और 1962 में सिर्फ 910। धीरे धीरे करते करते ये जो है सो बीमारी अमेरिका से और सभी कॉन्टिनेंट से एक्सेप्ट एशिया इरेडिकेट कर दी गई है। और इसमें जोनास साल्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने वैक्सीन पेटेंट नहीं की, यानी उसको ट्रेडमार्क करके कॉपीराइट करके उसके ऊपर अगर मुनाफा कमाना चाहते तो शायद उतनी ही जल्दी दुनिया में वैक्सीन फैलना मुश्किल था, स्पेशली गरीब देशों में। लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट का सोचा नहीं, उन्होंने ये सोचा कि मेरा एम ये है कि ये वैक्सीन सबको आसानी से मिले, तो कोई उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं किया और इसीलिए आसानी से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और दुनिया इसका फ़ायदा उठा रही है, थैंक्स टू जोनास साल्क। एक क्लेम है कि वैक्सीन से ऑटिज़म होता है। तो ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, और अभी तक जितने भी स्टडीज़ हुए ये यही कहते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका ऑटिज़म टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, जब वो बात करने लगते हैं, जब वो एक्टिविटी करने लगते हैं, तभी उसको डायग्नोस कर सकते हैं ऑटिज़म से। तो मोस्टली ऐसा रहता है कि पैदा हुए जब ही उनको ऑटिज़म रहती है, पर क्योंकि डायग्नोस करना वो टाइम पे मुश्किल रहता है, तो आप वेट करते हैं और लोगों को ये शक होता है कि हाँ वैक्सीनेशन करवाया उसी के बाद ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग ये जनरेशन इंडिया का सभी लोग वैक्सीनेटेड है, पोलियो से बीसीजी ले लें या एमएमआर वैक्सीन ले लें, तो हम लोग थोड़ी ऑटिज़म है। ठीक है, अगर कुछ, हाँ ये है कि 100% सेफ तो मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको, 100% सेफ तो कोई वैक्सीन नहीं है, उसे कुछ रिएक्शन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है रिस्क से। जैसे कि हम हेलमेट पहन के जाते हैं तो वो 100% थोड़ी हमें जान बचा लेता है, वो कुछ लेकिन इट इज़ डेफिनेटली हेलमेट नहीं पहनने से कई बेहतर है कि हेलमेट पहन लिया जाए। तो ये आप प्रोटेक्शन आपके चिल्ड्रन से ना छीन ले, तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि वैक्सीन से ऑटिज़म होता है। और ख़ास बात यह है कि जो हम लोग अडल्ट है यानी 18+, हमारा सारा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट मोस्ट डेवलप हो चुका रहता है, तो उसमें जो है सो एक बार डेवलप होने के बाद फिर वैक्सीनेशन, अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन लेते हैं तो आपको रिस्क नहीं है कि आप ऑटिज़म आपको हो जाए। एक बहुत सी कॉमन थियरी है कि वैक्सीन से डीएनए चेंज हो जाए, तो डीएनए चेंज होता है, तो ये अगेन इसके कोई बेसिस नहीं है।
ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोगों को बस पता है डीएनए आरएनए, हाँ ये तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, यानी कि हो सकता है इससे मेरा डीएनए चेंज हो जाए, ऐसे कुछ थ्योरीज फॉरवर्ड कर देते हैं और लोगों यकीन कर लेता है। तो आपको थोड़ा सा मैं इस बारे में समझा दूं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क होती है। तो जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है इंसानों में और एनिमल्स में, वो होता है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियर एसिड, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। और एक और एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका आरएनए। ठीक है, आरएनए हमारे इंसानों में नहीं है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है। आरएनए है जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस के लिए, जैसे कि कोविड-19 पर डीएनए वायरसेस भी होते हैं। और ये पर आरएनए हमारा कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सबसे पहली चीज़। तो आरएनए का काम क्या है इंसान में, ये एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दो तीन मेन टाइप्स के होते हैं आरएनए, यानी एमआरएनए, टीआरएनए और भी होते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी आरएनए होते हैं जिसका अपना अपना काम होता है। तो एमआरएनए क्या चीज़ है, ये अगर आप सोच ले, ये हमारा ह्यूमन सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। और ये जो है सो बाकी का जो न्यूक्लियस के आउटसाइड है, ये सारा साइटोप्लाज्म कहते हैं इसे। तो एमआरएनए का काम क्या है, न्यूक्लियस में यानी हमारा जो डीएनए है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर ये समझिए एक सेल का दिमाग है, अब इसको कुछ काम करवाना रहता है सेल से, तो वो क्या करता है, एमआरएनए के थ्रू, मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर बाहर भेजता है। तो आप समझिए एमआरएनए को एक पोस्टमैन की तरह समझिए, जो एक चिट्ठी पहुंचा रहा है, एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे यहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा भी सेल में राइबोसोम्स होते हैं। तो ये लोग ये चिट्ठी पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या है, और अकॉर्डिंगली ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यानी कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जो डेली कामकाज है सेल का, या फिर कोई स्पेसिफिक कामकाज है, तो वो करने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। बस एमआरएनए एक मैसेंजर है, यानी कि बस एक चिट्ठी पहुंचाने वाला पोस्टमैन। ओके, तो इस तरीके से नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में एमआरएनए काम करता है। और सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कि दो वैक्सीन्स है इंडिया में, वो दोनों एमआरएनए वैक्सीन नहीं है। एमआरएनए वैक्सीन नई टेक्नोलॉजी है जो कि फाइजर और मॉडर्ना में यूज़ की गई है। तो एक बार मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझा दूं कि जो कन्वेंशनल वैक्सीन है और एमआरएनए वैक्सीन है, उन लोगों में डिफरेंस क्या है। अब कन्वेंशनल वैक्सीन जो हमेशा से वैक्सीन बनती है, उसका तरीका ये है कि वो इनएक्टिवेटेड, वीकेंड या डेड वायरस यूज़ करता है। यानी कि जो हमारा वायरस है उसको मार पीट के इतना कमज़ोर कर दो, उसके हथियार छीन लो, ताकि वो बॉडी में गए जब वो कुछ हमारा नुकसान ना कर सके, कुछ हमारा बिगाड़े ना, पर हमारी बॉडी को यानी कि इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि ये दुश्मन है और इसके अगेंस्ट हमें तैयारी करना है। तो ये है कन्वेंशनल तरीका, जिसकी वजह से जो तरीके से कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाए गए हैं। पर अब जो एमआरएनए वैक्सीन है, ये कोशिश करता है कि एक शॉर्टकट लेने की। तो इसमें जो है सो ये आइडिया ये है कि भाई पूरे वायरस को क्यों भेजा जाए, सिर्फ वायरस की आइडेंटिफाइंग फीचर को क्यों ना भेजा जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मान लिया जाए कि ये वायरस की आइडेंटिफाइंग फीचर ये बेल्ट है, तो सिर्फ बेल्ट क्यों ना भेज दिया जाए पूरे वायरस की जगह। तो बॉडी प्रिपेयर कर लेगी, क्योंकि हर जो वायरस आएगा वो ये बेल्ट ज़रूर पहना जाएगा, यानी उसका आइडेंटिफाइंग फीचर रहेगा। तो इससे भी, अब ये तो एक सिंपलिस्टिक तरीका हो गया, थोड़ा सा मैं इसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं करता हूँ कि अगर इससे भी और सिंपल शॉर्टकट लेना है, तो हमें बेल्ट भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चिट्ठी में इंस्ट्रक्शंस भेजने की ज़रूरत है कि ये बेल्ट बनाए कैसा। तो ये टेक्नोलॉजी में ये होता है कि बस जो उस वायरस का आइडेंटिफाइंग फीचर है उसको कैसे बनाया जाए, उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं, ताकि बॉडी
के अंदर ये मैसेंजर आरएनए पहुंचे, इंस्ट्रक्ट करे, तो जैसा वो बॉडी खुद ही बनाएगा उसका आइडेंटिफाइंग फीचर, और जैसा वो आइडेंटिफाइंग फीचर बनाएगा तो वो हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेगा कि भाई ये तो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये तो एक फॉरेन एलिमेंट है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। तो फाइजर और मॉडर्ना में ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो सिर्फ एमआरएनए में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कोविड-19 की आइडेंटिफाइंग फीचर, उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है उसका स्पाइक प्रोटीन। तो इंस्ट्रक्शंस एमआरएनए में बस यही है कि वो स्पाइक प्रोटीन कैसा बनाया जाए, वो हम इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी के सेल्स वो स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। जैसा वो स्पाइक प्रोटीन बनता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है कि भाई ये तो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। तो जब भी, और स्पाइक प्रोटीन जब ये बनता है, ये खाली स्पाइक प्रोटीन हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो वायरस ही नहीं है, बस उसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। तो एक तो नुकसान हमारा कुछ नहीं है, और उसके बाद लेकिन जो आइडेंटिफाइंग फीचर हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है, तो कभी भी अगर हमें कोविड-19 अटैक करता है वायरस, तो बॉडी के पास ऑलरेडी मेमोरी रहती है कि हाँ ये जो है सो दुश्मन है, और ऑलरेडी हमारी बॉडी ट्रेन रहती है इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो इसके ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसके बेनिफिट्स काफ़ी है। एक तो ये कि ये, जैसा फॉर एग्जांपल ओल्ड टेक्नोलॉजी में हमें वायरस चाहिए उसे जो है सो रेप्लिकेट करना, ताकि उससे हम वीक करके डालें। अब इसके अंदर वायरस की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार आप उसका वायरस का सीक्वेंसिंग कर लें और उसका स्ट्रक्चर पहचान लें और उसका आइडेंटिफाइंग फीचर पहचान लें, तो बस वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो बहुत आसानी से हम इसे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब वायरस डालना ही हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी में हमें वायरस को मेक श्योर करना है कि भाई वायरस उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि उससे कोई नुकसान ना हो, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। पर ये न्यू टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक चीज़ ये है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी में बेहतर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि टू वे एक्शन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। एक तो बॉडी को कह रहे हैं कि भाई तुम ये बनाओ स्पाइक प्रोटीन, और दूसरी जगह बॉडी को जो है सो स्टिमुलेट भी हो रहा है कि एंटीबॉडीज बनाए, तो टू वे इसका हेल्प हो रहा है, तो इससे बेटर इम्यूनिटी मिलती है। और इसकी वजह से वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जैसा कि मैं बताया कि सीक्वेंसिंग एक बार हो जाए और उसके आइडेंटिफाई हो जाए स्ट्रक्चर, तो उसके बाद बहुत जल्द ही हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है ये न्यू टेक्नोलॉजी के। तो आप ये चीज़ एक बार समझ ले तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसका डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। ये जो एमआरएनए है बस ये एक पोस्टमैन है जो चिट्ठी पहुंचा रहा है, इंस्ट्रक्शंस पहुंचा रहा है हमारे सेल्स को। ये इन नो वे इज इंटरफेयरिंग, अपने डीएनए से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। तो मेडिकल जो इंडस्ट्री है दोस्तों, उसको बहुत इम्पोर्टेंस है कि गलत फहमी का शिकार ना हो, बायस ना आए। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर है उसे एक कंपनी वाला आके बोलेगा कि मेरी ये दवाई लो, ये दवाई से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर दूसरी कंपनी वाला आके बोलेगा कि ये दवाई नहीं, मेरी दवाई लो, मेरे से बेहतर हो जाएगी, मेरी दवाई लेने से बेहतर हो जाएगी। तो उससे डॉक्टर को ये जानना ज़रूरी है कि सच क्या है। तो क्योंकि लोगों की ज़िंदगी और लोगों की सेहत का सवाल रहता है, तो इसीलिए साइंस, मेडिकल साइंस हमेशा एविडेंस के को इम्पोर्टेंस देता है। एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, एविडेंस यानी सबूत। तो कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपकी, और उसे टेस्ट करके उसका एविडेंस लिया जाता है, और उसे फिर हम प्रूफ या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा गलत हो सकती है। जैसा फॉर एग्जांपल एक किसी बंदे को आप छतरी दे दो और वो सब बोलो कि भाई बारिश का मौसम है और तुम बाहर ये छतरी लेके जाओ, भीगो ना। फिर आप 1 घंटे के बाद मिलते हैं, वो बंदा बाहर जाके आता है और वो भीगे हुआ रहता है। तो अब आपका ऑब्जर्वेशन तो ये रहेगा कि भाई छतरी ने काम नहीं किया, बेकार छतरी है, छतरी से बारिश से नहीं बच सकते। अगर आप जब पूछते हैं, जब आप उसकी खोज करते हैं, तो वो बंदा बोलेगा कि भाई मैंने छतरी खोली नहीं। तो जब छतरी खोली ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगी। तो ऑब्जर्वेशन में हमेशा गलती रह सकती है, लेकिन एविडेंस में गलती होना चांसेस कम है। इसीलिए स्टडीज़ हमेशा ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा लोग में हम स्टडीज़ करते हैं, यानी एक जने का आप नहीं सोच। जैसा फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई पहले माले से कूद जाए और वो बच गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सारे लोग जो एक माले से कूदेंगे बच जाएंगे। तो
उसमें देखना पड़ेगा अगर 100 लोग एक माइल से कूदते हैं तो उसमें कितने लोग बचते हैं, कितने लोग हैंडीकैप होते हैं और कितने लोग को कुछ नहीं होता है। तो हमेशा एक या दो चीज़ पे हम उसको वो नहीं कर सकते, सच करार नहीं दे सकते, एविडेंस चाहिए। तो और साइंस ओपन होती है सारी मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि कुछ लोग का ऐसा मानना है कि भाई सारे जो मेडिसिनल बेनिफिट्स है प्लांट्स में हैं और जो है सो मॉडर्न साइंस कुछ नहीं। मॉडर्न साइंस क्या है, इट्स जस्ट एवोल्यूशन। जो हमारे पास पुरानी जो मेडिकल नॉलेज थी उसी का एवोल्यूशन है दोस्तों। यानी कि जैसा अगर कोई कह दे कि भाई ये प्लांट में बेनिफिट है, ये पत्ते खाने से ये बीमारी दूर होती है, साइंस क्या कहेगी, पहले ये बात सही है या नहीं वो टेस्ट करेगी, स्टडी करेगी। अगर वो बात सही है तो फिर वो कोशिश करेगी पता चलने की भाई वो पत्ते में कौन सा केमिकल है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, और उससे आइसोलेट करेगी और उसकी गोली बनाएगी ताकि कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में वो हमें पहुंच सके। तो देखिए आप 120 ऐसे मेडिसिन है जो इम्पोर्टेंट है और प्लांट से ड्राइव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स, बस उससे एविडेंस चाहिए और वो कोई भी चीज़ मानने तैयार है। तो इसमें इसी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हायरार्की ऑफ मेडिकल एविडेंस, कि कैसा गलतफहमी को बचाती है मेडिसिन। यानी कि हम हमेशा स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक बंदा, कोई एक्सपर्ट मेडिकल फील्ड का कोई एक बात कह दे तो ये बहुत वीक एविडेंस, मेडिकल एविडेंस है, क्योंकि वो उसकी गलती भी हो सकती है या फिर उसे कोई पैसे खिलाकर उससे कोई बात कहने लगा सकता है। फिर केस रिपोर्ट हो सकती है, अगेन केस रिपोर्ट भी एक वीक एविडेंस है, क्योंकि वो डॉक्टर हो सकता है कि जो एक चीज़ में सक्सेसफुल हुआ वो केस प्रेजेंट कर रहा हो और जो 10 केस में जिसका वो सक्सेस नहीं हुआ वो छुपा रहा हो। तो इसीलिए जिन स्टडीज़ यानी केस कंट्रोल स्टडीज़, कोहर्ट स्टडीज़ या उसके ऊपर आरसीटीज, ये जो है सो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है स्टडीज़ का, कि कंट्रोल ट्रायल्स करें तो उससे हमें जो एविडेंस मिलता है उसके बिना पर हम मेडिकल डिसीजंस लेते हैं। उसके ऊपर फिर अगर आप सोचें कि उससे भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए तो ये जो ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, अगर मान लो कि इंडिया में एक ट्रायल होता है कि उन्हें पता चलता है कि एक दवाई का बेनिफिट है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी एक ट्रायल होता है, उसमें भी पता चलता है ये बेनिफिट है वो दवाई का, और अमेरिका में भी ट्रायल होता है और जो पता चलता है कि वो दवाई का बेनिफिट है। यानी इतने ट्रायल गलत नहीं हो सकते, तो हम ये एविडेंस को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। तो दोस्तों के मेडिसिन में आप भरोसा करें, और जो है सो गलत इन्फॉर्मेशन में प्लीज़ ना आए। कोई क्लैरिफिकेशंस है तो आप करवा लीजिए और गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार बनकर गलत मेडिकल डिसीजंस ना लें। वैक्सीन जो है सो इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी एक्सटेंसिवली इवेल्युएट हुई है। आइडियल नहीं है कि उतना हम परफेक्ट उसको करें, बस अभी हमारे पास यही एक अच्छा हथियार है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो आप इसके लिए पीछे ना हटें और कोई गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। थैंक यू।